आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक। कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कश्मीर को अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो देंगे। रीजन आपके 7 मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर साजिद तरार साहब का ये कहना है कि इंडिया में जिस तरीके से, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका में जिस तरीके से इंडियन लॉबी काम करती है, जिस तरीके से वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा जो लॉबिंग करता है इंडिया के पक्ष में, वो आपने देखा नहीं है, वो मशीनरी आपने देखी नहीं। और बात बिल्कुल सच है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि पहले इंडिया और अमेरिका का रिलेशन इतना नहीं होता था, लेकिन अगर आप पिछले 8-10 सालों की बात करो तो इतना एक्टिव हुआ है इंडियन डायस्पोरा, या फिर कहे कि इंडिया के लॉबिस्ट जो है वहाँ पर लॉबी करते, चाहे उनको पैसे दिए गए हो, चाहे जो भी चीज़ यहाँ पर की गई हो। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जो बाइडन, उसके बाद आने वाले जो भी प्रधानमंत्री, जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति होंगे, वहाँ पर उनको ये रियलाइज़ करवाया जाता है बार बार कि इंडिया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके जो मापदंड है, डेमोक्रेसी वाले मापदंड, उसमें इंडिया खरा उतरता है। उसके बाद चाइना को आपको टारगेट करने के लिए आपके पास एक और बहाना है कि एक जो वहाँ की जो सरकार है या फिर उसकी जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसके सामने इंडिया आपको एक बहुत ऐसा जाइंट किलर आपको मिल रहा है कि उसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करना चाहिए। उसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो रही है, इंडियन कंपनीज़ और भारतीय कंपनीज़ का अच्छा खासा तालमेल है। उसके बाद अगर आप ये देखो कि अमेरिका की अच्छी कंपनियों में इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो टॉप पर बैठे हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया की फेवर में जाती है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। साजिद तारड़ साहब, आपकी तरफ चलते हैं। अब ये बताएं, सदर ट्रंप का अब क्या, किधर वो स्टैंड करते हैं? कश्मीर पे उनकी कोई खास खुल के पॉलिसी नहीं आई, पाकिस्तान के हवाले से कोई खुल के सपोर्ट में आते हैं, ना कोई खुल के दुश्मनी। ठीक है जी, बैलेंस रखते हैं। अब इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं? अब मैं छोटे से उसमें बताऊंगा कश्मीर के लेवल पे, इसका डोनाल्ड ट्रंप का चूरन नहीं बेचूंगा बिल्कुल। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जो बाइडन आ जाए प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कश्मीर को अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो देंगे। रीजन, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आई एम 40 मिनट्स अवे फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक। आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की हैं, कितने आपके हाई कोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं। वर्सेस हमारी, आपने कश्मीर के लिए क्या किया, मैंने क्या किया? आपके पाकिस्तान के सारे मीडिया ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया। मुझे खत्म कर दे। आपके साथ मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़े उठ के कश्मीर के लिए? ताहिर जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, आपने साजिद तारड़ साहब को सुना और जो बातें इन्होंने कही हैं, अगर मैं ना भी चाहूं तो मुझे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हकीकत थी। यहाँ पर इंडियन जो 7 लोग हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओज हैं, एक उनकी लॉबी है। तो सर ये बताइए कि ये कितनी मौसर लॉबी है, इंडिया की लॉबी? जो इंडियन लॉबी है, absolutely I agree with you कि they spend a lot of money here in this country and they have very top notch lobbyists. They have their own people elected Senate के अंदर, governors. I 101% agreed with साजिद तारड़ साहब कि Indians are way ahead of us. हम कम से कम भी अगर मैं इसको देखूं तो 20 साल इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उससे 20 साल कम से कम, हम ज्यादा हो सकता है लेकिन मैं मुहतात अंदाजे से 20 साल पीछे हैं। लेकिन ये जो कोताही है ना, ये अकेली डेमोक्रेट पार्टी के अंदर नहीं है। अगर आप इसको जाकर के रिपब्लिकन में भी देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी का रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कोई इतनी खास अचीवमेंट्स, हम लोग एज ए नेशन पाकिस्तान से जो आते थे ना, हम रिएक्टिव हैं। इंडिया ने ये काम किया तो हमने भी करना। ये तो हमारा एक जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो बड़ा कंट्री है, उसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो पहले कर सकते हैं। वो आज भी मैं नहीं इसका इतना बड़ा दावा करूंगा कि जी कि हम इंडियंस को हर जगह पे डिफीट दे सकते हैं। हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं। जैसे आज सुबह एक मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा कि जी एक जो डिजिटल मीडिया के लिए इंडियन एक लड़की को बाइडन ने हायर किया, कहते व्हाट इज आवर पोजीशन। और भाई हमें जो समझना है वो ये कि हम
इंडिया को इस यहाँ पे किसी भी जगह पे डिफीट नहीं कर सकते। हमें करना क्या है, हमने अपना पर्सपेक्टिव टेबल पे रखना है, हमने अपनी जगह बनानी है। जो आज हम शुरू करेंगे, अगर देखेंगे कि जी हमारे रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे और फिर हम जाके घर बैठ जाएंगे, ये नहीं करना। हमने आज थोड़ा थोड़ा कतरे ड्रॉप करेंगे तो शायद 20 साल के बाद हम उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये लोग हैं। अगर अमेरिका चाहे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे तो जी हमारे यहाँ तो बिजली का फुकदान है, हमारे यहाँ तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ एक दहशतगर्दी का इशू रहा है जिससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा हुआ है। तो सर ये कुछ तो गलती हमारी अपनी भी तो है ना। अमेरिका के एलाय होते हुए भी पिछले 70 सालों से हमने उनके लिए अफगान वॉर तो लड़ ली, हमने जी उनके लिए जो है अभी 9/11 के बाद फिर से हमने जो है उनकी जंग में शामिल हो गए, लेकिन जो फवायद लेने थे, माशी फवायद जो लेने थे, अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन करना था, उसमें तो हम नाकाम रहे। देखिए मैं सबसे पहले तो अमेरिका का नहीं मैं बताऊंगा, आपको पाकिस्तान का बताऊंगा। पाकिस्तान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और दूसरे पावरफुल लोग, उनके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें हैं, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी है उनके ज़हन में, और कुछ भी नहीं। अमेरिका में एक बाय लॉ, बिकॉज आई एम अ लॉयर, मैं बताऊंगा, अमेरिका का एक लॉ है कि वो किकबैक्स नहीं देते, उनके कॉन्ट्रैक्टर किकबैक्स नहीं दे सकते। और आपके सारे पिछली गवर्नमेंट्स के जितने रुझान था चाइना और तुर्की की तरफ था, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वहां से किकबैक मिलती थी। आप भाग भाग के चाइना जाते थे, आपने लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी दे दिया टर्किश को, आपने सड़क बनानी होती है वो भी चाइना को बुला देते हैं, आपका सारा मुल्क अनएम्प्लॉयड बैठा है, लेकिन एक सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए भी आप या कोरिया से लोग बुलाते हैं या चाइना से बुलाते हैं। इसमें आप अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अमेरिका ने आपको पैसे बहुत दिए हैं, लेकिन वो सारे पैसे लौट के लंदन आ चुके हैं, वो दुबई के प्लाजे बन चुके हैं और न्यूयॉर्क में आ चुके हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त ना अमेरिका कुछ कर सकता है, ना चाइना कुछ कर सकता है। जब तक आपके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप के दिमाग से लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां नहीं निकलेंगी, पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जाती तौर पर पूछे, कोरोना से ज्यादा जो इस वक्त वहां पे वायरस खतरनाक है, वो आपकी इंटरनल करप्शन है। वहां पे हालात आजकल ये है, शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता वहां पे। आपको कल्चर बदलना पड़ेगा, आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है, आपको इंटरनल चेंज की जरूरत है, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। आपके पाकिस्तान में अमेरिकन जो कंटेनर्स के हिसाब से डॉलर देते रहे, तो वो कहाँ गए हैं सारे? वो सारे न्यूयॉर्क आ गए हैं, वो सारे दुबई चले गए हैं, वो सारे न्यूयॉर्क बैठे हैं। तो आप, और तीसरी बात है, मुझे आप तक भूलती नहीं बात, मैं छोटा सा आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे एक हमारे बदामी साहब हैं, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया व्हाइट हाउस के सामने जब 2016 में, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि ताड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत के पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? मैंने जवाब पता क्या दिया था? वो क्यों करेंगे? वो तो अमेरिका प्रेसिडेंट बनेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई। वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कुछ। आपको हालात इस वक्त पेट्रोल के, चीनी के और आटे के पता क्या चल रहा है वहां पे? ठीक है, इसमें अमेरिका क्या करेगा जब आपकी इंटरनल विल ही नहीं है? मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ तो भाग गया, पैसे लेके दवाई लेने गया था, जहांगीर तरीन की बात क्यों नहीं हो रही वहां पे? ठीक है जी, जवाब आ गया जी। अच्छा, रेकमेंड करेंगे कुछ इंप्रूवमेंट हुई है इमरान खान साहब के आने के बाद? क्योंकि उम्मीद बहुत थी कि जी इमरान खान साहब आएंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। आप शामिल थे, इमरान खान साहब आए थे अमेरिका और उनकी जो इतनी बड़ी रैली हुई थी उसमें आप दोनों हजरात बल्कि शामिल थे। तो सर बताइए कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है? आपने जो खान साहब को एक गोशगुजार जो बातें की हैं उसमें चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? देखें, इसको भी आप थोड़ा पीछे लेके, मैं अगेन वन मोर टाइम, तारड़ साहब ने जो बात की है ना, जो इंडिया का भी आप मामला कर रहे थे कि इतनी वो कॉर्पोरेट अमेरिका के अंदर वो लोग मौजूद हैं, तो बेसिकली हमारे यहाँ आज की डेट के अंदर किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो लेवरेज क्रिएट होता है ना, वो उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस के ऊपर। चाइना के साथ आपके इतने अच्छे रिलेशनशिप इतने सालों से जो बनते आ रहे हैं, और इस वक्त तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर आपने खोल के हाथ में दरवाजे खोले चाइना को कर दिया। बेसिकली चाइनीज आर एवरीवेयर। तो आपने जो उम्मीदें लगाई थी खान साहब से, सर आप भी मिलते भी रहे, आप मुझे बताइए वो कितनी मौसर साबित हुई? खान साहब ने आज तक जिस माफिया को हाथ डाला उस माफिया की लॉटरी निकल आई है। सर पेट्रोल के माफिया की लॉटरी निकली है अभी लेटली। सर डाका चीनी अभी कम हुई प्राइस चीनी की, देखें ना, चेक करें आप। आटा मुल्क जरा ही मुल्क है, आप ये तो आटा इंपोर्ट कर रहे हैं आप डॉलर 170 का नहीं, मेरी थोड़ी सी बात खत्म कर रहे हैं। सर मेरा मुल्क, मेरी ये मादरे मिल्लत है सर, मादरे मिल्लत। ये मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें,
जो वजीर जिन जिन वजीरों को चार्जशीट दी गई हो और वो खुद ही अपनी चार्जशीट कैबिनेट की मीटिंग में बैठ के देख रहे हैं, इसको आप गवर्नेंस कहेंगे? आप सर ये तो कमाल ही हो गया। ये तो आप तो वो आदमी है जो कि इमरान खान साहब के बड़े सपोर्टर थे। सर मेरे जैसा बंदा सुबह शाम पाकिस्तान के लिए खून के आंसू रो रहा है सर। मुझे आप मुझे सारी छोटे नदीम जोसेफ जिसको मारा गया है पेशावर में सिर्फ क्रिश्चियन होने के लिए, उसको इंसाफ किसने देना है? खान साहब ने साहिवाल के वाकये का इंसाफ दिए किसी को? खान साहब कमीशन बना देते हैं और कमीशन बनाने का सिर्फ मतलब ये होता है कि उस बात को पुश अंडर द रग। मैंने सिर्फ जो आपको एक बात बताई है कि जिन वुज़रा के ऊपर चार्जशीट्स हैं वो अपने खुद ही चार्जशीट को देख रहे हैं कैबिनेट में बैठ के। ठीक है, मुझे इस बात का जवाब आप दे दें। आप मुझे ये बताएं, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, आपके फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब आपकी फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई कर रहे हैं? उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है ताकि वो चीफ मिनिस्टर बन सके या -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बन सके। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी दुनिया में हो सके। ये हकीकत है। मुझे यू प्रूव मी रॉन्ग। अब इन चीजों के बाद आपके कश्मीर के इशू के ऊपर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि आपने खुद कश्मीर इशू को अबैंडन कर दिया है, आपके मीडिया ने अबैंडन कर दिया है। शीशे के घर में बैठ के तनकीद करना अमेरिका के ऐवानों में, एयर कंडीशन हालों में। इस वक्त पाकिस्तान में मजदूर की तरह 15,000 से 20,000 है। मुझे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब मदीना की रियासत में बैठ के उसका बजट बना के दिखाएं, जबकि डॉलर 170 का है। नईम साहब, गुजारिश ये है कि आप जैसे अमेरिका का एक पूरी हिस्ट्री है, वक्त ज़रूरत हमें टिशू की तरह इस्तेमाल किया, जैसे ही उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नताइज आए और हमें उसने इग्नोर कर दिया। अब CAA के जो डायरेक्टर साहब आया, भारत होकर आया, उनके भारत के साथ एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा है। एक तो तरफ आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा थ्रेट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हमें? क्या भारत हम पे अटैक करने की पोजीशन में है? मैं नहीं समझता कि अमेरिका पे एतमाद किया जा सकता। यकीनन आप बेहतर जानते हैं। क्या मैक्सिमम कर लेंगे अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जो उनके CA के डायरेक्टर हैं, तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं मजीद? जी देखें, सबसे बड़ी बात तो वो ये कर सकते हैं कि आपको FATF में मजीद रखें, आपके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ किसी न किसी तरीके से। आपको मुख्तलिफ ये जो रेड लिस्टें हैं और पुरानी लिस्टें इनमें रखा जाए, इससे आपको काफ़ी तंगी आपके लिए पैदा कर देंगे। और भारत को ये छुट्टी दे दें कि जो पहले आप इनके साथ करते रहे। मैं कुलभूषण की बात कर रहा हूँ, जो वो हमले करते थे अफगानिस्तान की तरफ से, साफ मेरा वहाँ तो इससे नहीं हो सकते, लेकिन और जगह हमारा पूरा समंदर है, तो भारत को वो शायद दे सकते हैं कि हम आंखें बंद कर लेंगे, आपने इनके साथ और जो करना है वो बेशक आप करें। तो ये बातें हो सकती हैं। और कोई छोटी मोटी जैसे बॉर्डर स्कर्मिश, मैं नहीं समझ, और सवाल आसान कर देता हूँ। जी मैं और सवाल नहीं सब, गुजारिश ही है। देखिए, दहशतगर्दी तो अरसा दराज से भारत पाकिस्तान में करा रहा है। उसने दैश के वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी खोले हैं, अफगानिस्तान में भी खोले थे। क्या खुदा ना खास्ता भारत दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, इतनी जुर्रत कर सकता है कि पाकिस्तान पे अटैक कर दे? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज तो यकीनन उसके लिए है। क्या वो कर सकता है ये इतनी जुर्रत? दहशतगर्दी तो वो कराता रहेगा, वो दुश्मन है, वो हमारा खैर खा तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, फुल फ्लैश अटैक के तो इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन जब एक सुपर पावर किसी एक साइड के साथ मिल जाए, अगर सुपर पावर भारत के साथ मिल जाए तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। ये मुलाकात कितनी आम है? इंडिया से वो तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये, देखें, एक तो आपको पता है कि मसला तो अफगानिस्तान ही है और उधर से हिंदुस्तान से वो करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गंभीर है मामला। अगर सीधा इधर आते तो और बात होती। तो मेरा अपना ख्याल ये, अंदाजा ही लगा सकते हैं, साफ जाहिर है कि बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो कुछ कहते हैं ना, कैरेट्स एंड स्टिक्स दोनों लेकर आए हैं। और मेरे अंदाजे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैरेट्स क्या हो सकती हैं और स्टिक क्या है, फिर मैं ये भी अंदाजा लगाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कैरेट तो उन्होंने ये कहा होगा कि जी FATF से आपको निकाल देते हैं, आपके और कोई अगर IMF के साथ कोई मसाइल हैं उनको हल कर देते हैं, ये जो आपको रेड लिस्ट में किया हुआ है या कोई और इस किस्म का मामला है ये कर देते हैं। और जो स्टिक्स लेकर आए होंगे उन्होंने कहा होगा, देखें जिस तरीके की खबरें उड़ी हुई हैं कि जी आपने तालिबान की मदद की है, इसकी बुनियाद पर हम आप पर सैंक्शन भी लगा सकते हैं। और ऐन मुमकिन है, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऐन मुमकिन है उन्होंने ये धमकी भी दी हो कि ये
हम आपको मजा भी सिखा सकते हैं। और चूंकि भारत की तरफ से होकर आए हैं तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या कह रहे होंगे, कैसे मजा चखाने से क्या मुराद है जल साहब आपकी? क्या कोई वो जारहियत भी कर सकते हैं यहाँ पर? ये है कि जी भारत जो है और जितना उसने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी सब कुछ ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, उनको भी वो खासकर अमरीकी को समझते हैं, सारे अक्लमंद लोग समझते हैं कि जिस वजह से हुआ है वो खुद है और कोई, लेकिन एक बहाना वो तलाश कर रहा हो सकता है उन्होंने उनको ये आइडिया दिया हो, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जी आप हमारी मदद करें, इंटेलिजेंस की मदद करें, हमारे आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें तो हम थोड़ा सा काम करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता हूँ कि भारत को ऐसी शरारत करे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो पैंतरा बदल के आना चाह रहे हैं, मास्क दूसरा पहन के आना चाह रहे हैं, वो फिजिकली तो यहाँ से निकल गए, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इस किस्म के इंतजाम करते हैं कि हम आ जाएं और फिर हम इन्वेस्ट कर सकें और वहाँ पर कोई अपना साफ लहर है, जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी NGOs भी साथ लेकर आएंगे और यहाँ पर मसीबतें भी खड़ी करेंगे। अब देखते हैं कि हम कितना समझे हैं, पुराने चीज़ों से सबक हमने हासिल किया है या नहीं किया, या एक दफ़ा फिर उसी कुएं में दोबारा गिरने को तैयार है जिसमें से कई बार कुदरत ने हमें निकाला है, हम तो बार बार उसमें गिर। इंडिया में आपको बता रहा था CIA के सरबराह पहुँचे हुए हैं और कौमी सलामती के अजीत डोभाल से मुलाकात की है, दीगर हुकाम से मुलाकात की। ये कहा है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़कर तालिबान के साथ मामला सीधे करें और वापस जाके काम करें, सफारत खाना खोलें और उसके बाद फिर हम भी आ जाएंगे। ये है कि रूस के अब इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है रूस के ज़रिए कि बातचीत बढ़ाई जाए। रूस के इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो पहुंचे हुए हैं इंडिया और वहाँ पे उनकी मुलाकात में चल रही है। पूरी दुनिया कुछ और बात कर रही है, जबकि दिल्ली जो बात कर रहा है, न्यू दिल्ली जो बात कह रहा है, वही बात मरियम सफदर साहिबा ने की है और वो किया है कि पाकिस्तान को, अब ये मरियम सफदर साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा डैमेजिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकती। वेस्टर्न पावर्स और सारे कहेंगे जी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दो चीज़ें मांगेंगे वो। एक ये कहेंगे कि ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, दूसरा वो ये कहेंगे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं यहाँ उनको ख़त्म। अगर आप तालिबान को नहीं माने, अब्दुल्ला साले को मान लें, किसी को तो मानेंगे ना, या किसी को मानना ही नहीं आपने। अब तिजारत कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? रोड हम खोल रहे हैं, किसके साथ खोल रहे हैं? अमेरिकन भी देखिए ना, हमने कहा कि इनखला कर लो, हमारे लोगों को निकालो, किससे कहा? जब मान ही नहीं रहे आप तो किसी से तो बात करनी है ना आपने। तो बात ये सारी, वो कहते हैं व्हाट्स इन द नेम, तो रिकग्निशन आप करें ना करें, लेकिन उसको अगर आप सरकारी तौर पे करेंगे तो वो एक ये भारत खाने खुले हुए हैं। अच्छा, अक़वाम में अब एक और नया रौला, रशिया जो है उसने आना है, हुकूमत का ऐलान हो गया ना, तो अब यह है कि पहला फोन किसकी तरफ से जाता है? नए वजीर आजम अफगानिस्तान। कितना अहम है अफगानिस्तान के नए वजीर आजम को मुबारकबाद का फोन कौन करता है? ये देखे ना, या करता है या नहीं, या फिर अब्दुल्ला साले को करता है। भाई दो है ना, हाँ। दो में से चूज वन। ये मतलब है कि कोई अब गुंजाइश बची नहीं, और दुनिया में देख रही है, हम भी देख रहे हैं। या कहें कि अब्दुल्ला साले के साथ हैं सब, या कहें कि हम तालिबान के वजीर आजम को अभी फोन उठाएं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहना ऐसा है कि भारत की तरह हम नकल नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नकल नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ने जो न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई है उसको लेकर इंडिया बहुत भुगत भी चुका है। भुगत कैसे चुका है? जैसे मान लीजिए कि एक तरफ अमेरिका जो था वो पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान की फेवर में था, तो ऑब्वियसली रशिया हमारी फेवर में था। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका ने जो रशिया को हराने के लिए 1978-79 के अंदर जो अमेरिका ने वहाबी थियरी को यहाँ पर वजन दिया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर बहुत सारे मदरसे बनाए और लोगों को कट्टर बनाया गया। और आज जो तालिबान है वो पाकिस्तान की ही देन है, अमेरिका की ही देन है। इसके बाद जब रशिया चला गया तब 90s के आसपास इंडिया के अंदर टेररिज्म शुरू हुआ, फिर भी इंडिया न्यूट्रल रहा। पाकिस्तान को पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक का सपोर्ट था, नो डाउट। दूसरी तरफ रशिया का सपोर्ट था हमें, लेकिन उसका भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि
पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के पैसों से माला माल होता रहा और उसमें से अच्छा खासा पैसा टेररिज्म के लिए यूज किया गया। कश्मीर के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर इंसर्जेंसी की गई, पंडितों को भगाया गया, लेकिन फिर भी इंडिया न्यूट्रल का न्यूट्रल रहा। इंडिया ने किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं सोचा कि भाई चाहे वो अमेरिका की तरफ पूरी तरीके से हो जाए या फिर रशिया की तरीके से पूरी तरफ हो जाए। कहने का मतलब है कि इंडिया ने बहुत भुगता है और जब आज इंडिया इसके मजे ले रहा है या फिर कहे कि उसको एंजॉय कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भी हम भी ऐसे हो जाए, हमें भी मजा आएगा। आपको भी वो पीरियड भुगतना पड़ेगा और वो पता नहीं कितना लंबा चलेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है। मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हमारे में और इंडिया में बड़ा फ़र्क है। जिस तरह मैंने कहा ना, आपने अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक ये भी नहीं करना कि एक टोकरी में सारे अंडे रखने हैं, मगर ये भी नहीं करना कि टोकरी उठा के फेंकनी है और एक्सप्लोर भी नहीं करना। राइट। अच्छा कलासर साहब, हमारे अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर ड्राई अप हो चुके हैं। लोकल रिसोर्सेज, हमारे ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। ऑल द डॉलर्स दैट आर कमिंग, IMF के पास हम लोगों को बार बार जाना पड़ा है। हालांकि खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब कंसिडरिंग दिस, और थोड़ी देर पहले आप भी यही बात फरमा रहे थे, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। ये जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है, या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए एंड वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस? मैं इस पे आता हूँ। पहले भी बात हो रही थी इसके अमेरिका की और इसके इंडिया के रिलेशनशिप की, कि इंडिया ने भी बाई किया है वहाँ से अच्छी खासी इस रशिया से। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो इंडिया के वो जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने किया हुआ था, कोटिंग वहाँ पे वो इस न्यू दिल्ली में है, जो उनके डिप्टी उनके NS हैं अमेरिका के, और वो भी अमेरिका इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। उन्होंने थ्रेट किया है इंडिया को और नाम से अपने कोट करके किया है। यहाँ तो चलो वाया भटिंडा है ना कि उन्होंने उस सफ़ीर को मिले, सफ़ीर को उन्होंने कुछ कहा होगा। अमेरिका ने जिसका डिनाइल किया, वैसे आपस की बात है, उन्होंने डिनाइल किया कि हमने नहीं कहा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है। मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। असल के हमें पाकिस्तान के मफादात देखने हैं और हमें जो है बाकी ज़ातियात में तो नहीं जाना, मगर क्योंकि एक माजी रहा है पाकिस्तान में कि लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए नेशनल मफादात को सेक्रीफाइस किया हुआ है। मैं सिर्फ मुशर्रफ साहब का ही बता दूं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, आगे मैं पिछले प्रोग्राम में बता रहा था, खबर छपी थी कि जब उन्होंने बिल क्लिंटन के अगेंस्ट जाके उसको फारिग कर दिया था, तो उसके बाद फिर वो एंथनी जिन ने कहा कि छोड़ दे टोनी, आई नीड योर हेल्प। मुशर्रफ ने उसको कॉल किया, उन्होंने फिर क्लिंटन को फ़ोन किया। ये छपा हुआ अखबार में, मैं रिपोर्ट किया हुआ है कि उन्होंने कहा ये हमारा आदमी है, ये हमें ज़्यादा डिलीवर करेगा। आपको ज़ाती प्रॉब्लम है नवाज शरीफ से या कौमी मफाद से? उन्होंने कहा कौमी मफाद से। उन्होंने कहा ही डिलीवर अस मोर एंड ही डिलीवर दैम मोर। सारे अड्डे शड्डे दिए। सो हमारा ये माजी राब है, हुसैन हक्कानी का भी माजी एक राब है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से रेजोल्यूशन लेते रहे हैं। सो हमें वी हैव टू बी वॉचफुल अबाउट आवर इंटरेस्ट। ये इधर या उधर जाने की बात नहीं है, जैसे भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशनल हम समझे हमारे इंटरेस्ट हैं। एक चीज़ है, वैसे हम सारा हर वक्त ना, मैं भी उनमें से, हम सब हैं जो होना भी चाहिए। आइडियली तो वही होना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पाकिस्तान को, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं, हम तो उनको वोट देते हैं ना, फौजी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देते। जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है कि चार्जशीट किसके खिलाफ थी? अगर डिलीवर करना था, जो आमिर भैया भी बता रहे हैं, तो आपको डिलीवर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करके देना होता है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ आज भी ये कह रहे, जनरल शोएब हमजा साहब कह रहे थे हमारे अच्छे ताल्लुक जो होने चाहिए। जो जितने काम हैं, जो ड्रोन्स की बात कह रहे थे इमरान खान साहब, ये खान साहब तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे पहले 3 साल जब ड्रोन अटैक हो रहे थे। इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि उन ड्रोन से कितने वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, उन्होंने जिन पे अटैक किए, हमारे फौजी शहीद हुए। कितने यहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो है ना वो हो गए। आप इवन बेनजीर भुट्टो साहब के वो जो थे, उसका असैसिन जो था, उसको किसने मारा? ये जिन्होंने कर्नल
इमाम को मारा था, जिन्होंने उसने आके हकीमुल्लाह मसूद, उसको किसने मारा था? आपने तो नहीं मारा। so many questions. मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिर नाम लेना, फिर मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अमेरिकन को फैसिलिटेट करती रही है ना, उनका नाम ना खान साहब लेते हैं ना हम लेते हैं ना कोई लेता है। सो उन्होंने जो डिलीवर कराना होता है वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए डिलीवर कराया जाता है। अड्डे देने हैं, अड्डे देने का फैसला ये कोई प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है। अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था जिसके साथ प्रॉबली ये कहा जा रहा था ये सुपरसोनिक मिसाइल है, और ये इंडिया से लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर 3 मिनट का टाइम है जिसमें ये यहाँ पर परवाज करता रहा। चन्नू में वो जो एक मिसाइल गिरा है, प्रोजेक्टाइल जिसे वो कह रहे हैं, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता तो दिया है कि एक ऑब्जेक्ट आया था, वो मिसाइल था। उन्होंने इसको बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हकीकी मानो में आपको बताऊं कि मैं अब थोड़ा घबरा गया हूं। और 260 किलोमीटर अंदर तक सफर किया, पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है और बहुत ज्यादा मुल्क के लिए खतरनाक है। लेकिन असल चीज ये है कि अब हमें S-400 की जरूरत है। जिस तरह ये मिसाइल अंदर आ गया है, अगर इसके साथ वॉरहेड लगा होता तो जो तबाही आनी थी हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। जाहिर बात है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी एयर स्पेस की, तमाम तर चीज़ों की ये एक खुली खिलाफ वर्जी है। बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब 2004 से 2014 मतलब कि कांग्रेस शासित जो 10 साल थे, जहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि यूपीए की सरकार थी, और लेकिन उसमें मेजर पार्टी कांग्रेस थी, तो और कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस की सरकार उसको कहेंगे, उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं था, उतना क्या मतलब 2-5% भी एक्साइटमेंट नहीं था जब से मोदी सरकार आई है। मतलब उसको कंपेयर करो आप 2014 से अब तक का जो समय है, बहुत एक्साइटमेंट वाला समय गया है। अब यहाँ पर पिछले दिनों भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में घुस गई, तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर अंदर घूमती रही, कई मिनटों तक वो अंदर घूमी। उसके बाद एक जगह थी, मतलब नो मैंस लैंड था, वहां पर वो गिर गई। हालांकि आसपास वाले लोग जो जितने भी घर नजदीक थे वो हिले थोड़े। उसके बाद स्टेटमेंट ये आया कि भाई पाकिस्तान का एक जो ट्रेन करने वाला एक जहाज था वो गिर गया है, एयरक्राफ्ट। लेकिन उसके बाद एक और स्टेटमेंट आया, लेकिन तीसरे स्टेटमेंट में पता चला कि नहीं, ये तो कोई मिसाइल थी और इंडिया की तरफ से आई है। अब हो सकता है कि इंडिया की तरफ से चेक करने के लिए किया गया हो कि एंटी मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है वगैरह वगैरह। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अब उतना मतलब बोलने में रहा नहीं है जिस तरीके से पहले हुआ करता था। कोई भी मतलब इतना स्टेटमेंट आया ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से कि आपने ये कैसे कर दिया। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई ये हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से भी इसको उठाया गया, लेकिन सब कुछ शांत हो गया तुरंत। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? देखिए ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं ना, जो पार्लियामेंट हाउस या पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हो रहा है या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में हो रहा है, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई पाकिस्तान की हदूद में आई, फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। लेकिन वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया वो रास्ता उसने इख्तियार किया है जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं, जो मियां चन्नू के करीब गिरा आके। तो बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो मैं क्या कहूँ, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया। जो कुछ हुआ है इसका आपस में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की फौज की जानिब से एक इंतहाई अहम और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज डिटेल्स पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से भी दी गई हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बात की और उनके बाद एयरफोर्स की तरफ से सीनियर ऑफिशल्स ने ब्रीफिंग दी और अपनी जो प्रेजेंटेशन है और टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी बताए। नाज़रीन कराम, रात गए एक वाकया होता है और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी बाज़गश्त हुई और शुरू में एक खबर आई कि मियां चन्नू के करीब जी खानेवाल के अंदर पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर एक कोई पाकिस्तानी आर्मी का कोई ट्रेनिंग वाला एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। शुरू में ये डिटेल्स आई और इसके हवाले से ऑफिशियल तो कोई बयान नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब लोग वहाँ पर पहुँचे, आग बुझाई गई, तो ये कहा गया कि आर्मी एविएशन का एक ड्रोन गिरा है। इसके साथ ही साथ एयरफोर्स से जब हमने रब्ता किया रात गए तो उनकी तरफ से हमें ये कन्फर्म किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ना कोई तैयारा ना कोई ड्रोन यहाँ पर गिरा है। तो ये था कि शायद आर्मी की जो एविएशन का डिपार्टमेंट है उसका कोई ड्रोन होगा, कोई ट्रेनिंग के लिए होगा, कोई इस तरह के मामलात होंगे। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कल रात तक बाज़गश्त करती रहीं। इसके हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया था और फिर इसके ऊपर हमारी यही इत्तलात है कि तमाम तर एस्पेक्ट से इसका जायज़ा लिया गया, टेक्निकल एस्पेक्ट से और हर चीज़ से। नाज़रीन कराम, 27 फरवरी 2019 अभी हमें नहीं भूला और शायद भारत को भी नहीं भूला होगा जब उन्होंने बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की आप टाइमिंग भी देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ चुकी है। 8 मार्च को वो आई और 9 और 10 मार्च की दरमियानी शब भारत ने ये कार्रवाई कर दी, क्योंकि देखें काबीना के इजलास नहीं हो रहे एंड दिस इज द टाइम जिसके अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो वीकेस्ट होता है। इस सब के अंदर अब DGISPR की तरफ से जो डिटेल सामने आई है नाज़रीन कराम, उन्होंने कहा है कि अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वॉज ट्रेस्ड, एक उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो कि अनआइडेंटिफाइड था उस वक्त तक, इट वॉज ट्रेस्ड विद इट्स फ्लाइट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम सिरसा इन इंडिया, इंडिया का इलाका है सिरसा वहां से, एंड क्रैशिंग इन पाकिस्तान मियां चन्नू के इलाके में ये क्रैश हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफ़र किया। पाकिस्तान की हुदूद में 260 किलोमीटर आई है। उड़ने वाली चीज़ मुमकिन तौर पर गैर मुसल्लह थी। हम इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी नहीं कर रहे। सख्त किस्म के कशीदा हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है ये नेचुरल है या अननेचुरल? मगर जो भी है नहायत संजीदा है और बुरी है और बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए ख़तरनाक है कि इस जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और जो दुनिया की सूरत हाल है कि आज इस वक्त DGISPR ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मियां चन्नू में वो जो एक मिसाइल गिरा है, प्रोजेक्टाइल जिसे वो कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था कि ऐसे मौक़ों पे अगर रडार चीज़ों को गलत पिक कर लें, उसको हमला समझ लें तो हमारे मिसाइल भी अलर्ट हो सकते थे। तो वो अभी पता नहीं क्या था। अभी अच्छी बात है कि इन्होंने भी कोई स्पेकुलेशन नहीं की, हम भी नहीं करना चाहते, इंडिया से भी कोई नहीं आई, मगर ये कुछ भी ये एक खित्ते के ये सूरत हाल है कि छोटी सी चिंगारी भी कई दफ़ा एक बहुत बड़ा तूफान ले आती है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता तो दिया है कि एक ऑब्जेक्ट आया था, वो मिसाइल था, उन्होंने इसको बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हकीकी मानो में आपको बताऊं कि मैं अब थोड़ा घबरा गया हूं। जब एक मिसाइल लॉन्च होता है और वो मिसाइल हमारी टेरिटरी में आता है और 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आके गिरता है, 130 या 140 किलोमीटर अंदर आके गिरता है, टोटल वो 250 शायद या 300 किलोमीटर का फासला तय करता है, 250 से कुछ ऊपर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या हमें ये पता था कि उसमें एटमी मवाद है या नहीं है, और ये सब कुछ चंद मिनट में हो गया क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल था। लेकिन असल चीज ये है कि अब हमें S-400 की जरूरत है। जिस तरह ये मिसाइल अंदर आ गया है, अगर इसके साथ वॉरहेड लगा होता तो जो तबाही आनी थी हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए वाली खबर जो है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। इसराइल के साथ ताउन को तैयार है, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस
और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसराइली सदर आइज़िक हेरोज़िग, ये नया इसराइली सदर है, तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया। तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। तो यू कांट डू एनीथिंग ना, आप कर क्या सकते हैं, आप बताएं तो सही। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है। आखिर तुर्की के मौक़िफ़ में ये तब्दीली क्यों आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे, तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर, हम किधर जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है टर्की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब टर्की आप शांत हो गया है, लेकिन एक समय था जब टर्की ने यह सोचा था कि भाई कब तक ये सऊदी और यूएई की लीडरशिप पूरे मुस्लिम कंट्रीज को कंट्रोल करेगी। पूरे मुस्लिम मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं उनको कंट्रोल करेगी। ये दोनों मतलब बाय डिफॉल्ट लीडर अभी भी है। लेकिन एक समय था जब टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे कंट्री ने एक ग्रुप बनाया और फिर इन दोनों को चैलेंज किया, मतलब सऊदी और यूएई को चैलेंज किया। यूएई भी छोड़ दीजिए, सऊदी को चैलेंज किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि भाई पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो गई, तो टर्की ने बहुत ही अलग तरीके से चिल्लाया कि ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब डिटेल में चेक किया गया तो पता चला कि भाई सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है जिन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन तो तोड़ के रखे हैं, लेकिन टर्की ने तो रिलेशन मेंटेन रखे हैं, खास करके ट्रेडिंग बिजनेस। तो ये दोगलापन सामने आ गया। और आज भी अभी भी टर्की अपना ही सोच रहा है, ना ही वो मुस्लिम वर्ल्ड का नहीं सोच रहा, आज भी अपना ही सोच रहा है। कैसे? वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है वो विजिट करने वाला है टर्की। जरा सोचिए, यहाँ पर पूरी दुनिया को वो मतलब एक दूसरे से फाइट करवा रहा है और खुद इजराइल से यहाँ पर जाकर गुफ्तगू कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है तुर्की के सदर ने, लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। इसराइल को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के कोई और फोरम हो या मुलाकातें हो, हर जगह पे रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा टफ टाइम दिया था। इससे पहले जो इसराइली सदर नेतन्याहू था, उसके साथ तो रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत जगहों के ऊपर बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। तो अब उनका एक यू टर्न है। पहले आप स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसी तनाज़ुर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये उनका एक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। ये उस वक्त हो रहा है जब तुर्की अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है। तुर्की को इस बात का आइडिया हो गया है कि खाली फ़ौजी ताकत सब कुछ नहीं होती, ज़ोर और ताकत के साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक मजबूत मईशत के बग़ैर वो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। रजब तैयब एर्दोगान ने नशरियाती इदारा उनके मुल्क का NTV, उससे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इसराइली सदर आइज़िक हेरोज़िग, ये नया इसराइली सदर है। इससे पहले जब वो रिपोर्ट कर रहे थे और नेतन्याहू के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, और आइज़िक के आने के बाद हमने कुछ ज़्यादा इस पर काम नहीं किया इस खित्ते पे। तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। इससे पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे रजब तैयब एर्दोगान के, और उसको कई जगहों के ऊपर टफ टाइम भी दिया था। लेकिन ये इसराइली प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात दिखा रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान। सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए वाली खबर जो है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वज़ीर आज़म ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब एर्दोगान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की,
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं, और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ टर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब एर्दोगान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा ख़ास तौर पर जो पैलेस्टीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला, वो तो वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके ख़िलाफ़ जारियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फ़ाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। और हम देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए कि हम दूसरे कंट्री का ड्रामा ख़रीद कर चला रहे हैं और पूरी कौम को किस पे लगा रहे हैं? जिहाद पर। और क्योंकि अलतोगरल ड्रामा क्या है आप देख लीजिए, उसमें क्या है, बड़ा आपको अगर अच्छा लगे, लेकिन उसका मोटिव क्या होता है। देखिए एक ड्रामे का असर क्या पड़ता है, ये इस दौर में आप दूसरों के ऐसे ड्रामे देखकर जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को। बहरहाल उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं क्या बात करूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके अंदर क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयब एर्दोगान ऐसा कर क्यों रहे हैं। तैयब एर्दोगान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इज़राइल, यानी आप समझ लीजिए कि यूरोप, रोम के ज़रिए यूरोप से जो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस, उस पर एक बड़ा कंपटीशन होता है, और वो होता है टर्की, कब्रस और यूनान के बीच। और टर्की ये चाहता है कि ये जो नेचुरल गैस है इस पे उसकी इजारादारी कायम हो, वो इस कंपटीशन में जीत जाए, क्योंकि रोम से यूरोप आने वाली इज़राइली नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस, उसमें एक बड़ा कंपटीशन रहता है। इस कंपटीशन में कब्रस और यूनान और टर्की ये कंट्रीज शामिल है, और टर्की ये चाहता है कि उसकी इसके ऊपर इजारादारी हो और वो इस कंपटीशन में जीते। ये वजह है कि वो अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो ट्रेड भी उसके साथ मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा खबरें हैं कि तुर्की के साथ एक मरतबा फिर इसराइल ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, तुर्की के साथ दोस्ती लगाना शुरू कर दी है, और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। गुज़श्ता रोज़ इसी हवाले से तुर्की के अंदर बाकायदा एक इजलास भी हुआ है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्की ने कहा है कि इसराइल का तुर्की के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना ये तुर्की के लिए भी मुफीद है और इसराइल के लिए भी मुफीद है। एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली सदर आइजक हेरोज़ग के अव्वलीन दौरे तुर्की से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का एक नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर यूके के प्रधानमंत्री की भारत की विजिट के बारे में बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसा क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो या फिर कोई और कंट्री हो, वो दौड़ा दौड़ा सीधा इंडिया में चला आता है। और मान लीजिए कि हम भी, मतलब पाकिस्तान भी अगर चाहता है कि उस लेवल की पार्टनरशिप या फिर उस लेवल का वैल्यूएशन उसे भी मिले, क्योंकि पाकिस्तान की हर समय यही एक कंडीशन रहती थी कि अगर आप इंडिया को ये चीज दे रहे हो तो हमें भी आपको देनी पड़ेगी, और हमारे साथ भी रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं तो ये करना पड़ेगा। और दूसरे कंट्रीज ये करते थे क्योंकि उस समय उनको इंडिया की तरफ झुकाव रखने से कोई बेनिफिट था नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपको याद हो, पिछले इमरान खान के टेन्योर में एक सिचुएशन हुई थी कि भाई जो यूके है वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाहता है, ठीक है। कई तरह की सहूलियत प्रधानमंत्री मोदी को दी जाती है, या फिर कहे कि इंडिया से जो टाइप होगा उसमें दी जाएगी। पाकिस्तान भी ये चाहता था, इमरान खान के टेन्योर की बात है। अब यूके ने पूछा ही नहीं कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं, मतलब सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो कि लात मार दी। तो यहाँ पर उसी टाइप की बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा। वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं इस हफ्ते, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है दोस्तों। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं।
पहली बात तो ये है कि तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियाँ, 95,000 जॉब्स जो है वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी? और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल हैं मेरा ख़्याल है जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया नॉट फॉर दिस और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा मज़े की बात बताऊँ पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन ख़ैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस, ट्रेड, डिफेंस इन चीज़ों पे है और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे ज़ाहिर बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फ़ाज़ हम तो नहीं कहते थे लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान हैं। क्यों पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विज़िबल मेमोरी, नज़दीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया, मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है नहीं वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना असीं डिफ़ॉल्ट कर जावांगे। सो दिस इज़ नॉट हाउ नेशंस गो। नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे वो अकेले चीज़ें करने की कोशिश करते हैं व्हिच इज़ राइट। खैर एनी हाउ लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें नौकरी क्रिएट करने के लिए हमने पाकिस्तान में देखा है कोई रिसेंटली कोई जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, बड़े कम आ रहे होंगे। सिर्फ़ ओआईसी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमें तो ट्रेड चाहिए, कारोबार चाहिए, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना। हमें तो ये सारा टाइम जो जियो स्ट्रैटेजिक से हमें बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। तो अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है, जहाँ पे देख लें कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, वो भागा-भागा इंडिया आ रहा है और उसको पता है। अच्छा मज़े की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। ठीक है जी। अमेरिका का दौरा तो वो ट्रंप के हवाले से वो हो गया सारा मैनेज और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इन्होंने एक भी दौरा जो है वहाँ का नहीं किया और यूरोप का कोई दौरा नहीं किया जिसको पता मैं बार-बार यहाँ पे हाइलाइट करता रहा हूँ। हमारी अवाम क्योंकि इमोशनल है, वतन से मोहब्बत करती है और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कोई करप्शन जो है वो ना हो और हालाँकि ये बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी
वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते, करप्शन को और इन चीज़ों को। ख़ैर एनी हाउ, ये जो क्वेश्चन है कि अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आएगा और वो आके कह रहा है कि जी हम इन डेप्थ टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ, जहाँ पे हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, और जो है, और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात बताऊँ, बार-बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक। अच्छा, बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता शायद कि इंडो पैसिफिक की कितनी वैल्यू है। मैंने रिसेंटली भी एक रिसर्च पेपर लिखा था फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इसमें ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। आई शेयर्ड इट ऑन माय ट्विटर मे बी और ऑन माय फेसबुक आई थिंक। ये पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन, जिसमें वो शेयर हुआ। खैर, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इमरान खान साहब ने तो, या हमारी किसी सरकार ने तो, किसी को तो पता ही नहीं इंडो पैसिफिक होती क्या, ना किसी ने सोचा ना बात की। मैंने कभी पाकिस्तान की किसी फॉरेन पॉलिसी शो पे नहीं सुना, और बात करता रहा हूँ कि भाई ये कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाए, अब वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा। खैर पाकिस्तान तो स्टैटिक है, हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि हमारे यहाँ तो ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि किसने क्या किरदार अदा करना है, कौन-सा हुकूमत में होगा, कौन-सा ऑपोज़िशन में होगा। तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा, और जो एक तरीक़ाकार होता है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन कोई बात नहीं, शायद हम इसी तरह ही सीख जाएँ और शायद हमें कुछ इससे सबक मिल जाए, और हमारी लीडरशिप जो है वो शायद कोई मैच्योर रोल प्ले करे। एनी हाउ, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ की जिसकी जो अवाम पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। खैर, और इमरान खान साहब, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, बट आई एम प्रीव्यू टू दिस, जिसे कहते हैं ना, आई एम ऑफ द व्यू एंड आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन। आप प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, आपका काम है जाना, ताल्लुकात बनाना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, इसको हम बोलते हैं। इस तरह की कम्युनिटी के अंदर आप घूमते हैं, यू गो एंड यू रब योर शोल्डर्स, यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़। आपने अपने मिनिस्टरों को 1-2 को भेज दिया और वो वहाँ की तकरीरें करके आ गए। आपने इतने बड़े, अगर इमरान खान साहब ने जहाँ पे ट्रीज़ दरख्त लगाने की बात है, ये इमरान खान साहब का नाम आता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस लेवल पे दरख्त लगाने को जो एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। सो हम जहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोई उनसे गलती से एक आधा अच्छा काम हो गया, हम उसको भी तारीफ़ करना चाहेंगे, ताकि ये नहीं है कि अब आप अगर उनकी हम, क्योंकि हमारा ताल्लुक इमरान खान साहब से कोई ज़ाती कोई नफ़रत नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इमरान खान साहब उस कॉन्फ्रेंस में ना गए, रीज़न बिहाइंड इज़ सुनने में, मुझे सुनने में आता है, मेरे सुनने में आता है। उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ मैंने क्या थोड़ी-सी तकरीर करनी है, और उधर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक मीटिंग भी हो रही थी, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो कंसोर्शियम बना था कुछ ममालिक का, जिसमें कुछ ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स जो थी, वो सारी बात है होनी थी, और वो सारा कुछ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी हम तो उसमें है ही नहीं है, तो हमें वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा?